नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई गई हरी झंडी की। बता दें कि लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। बता दें कि रानी कमलापति स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूबाई पटेल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित बाकी सभी मंत्री और अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। जहां रानी कमलापति स्टेशन से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक जाएगी। दरअसल ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। शनिवार को इसका संचालन नहीं किया जाएगा और शनिवार को इसके मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इस मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इंदौर में हुए मंदिर हादसे पर अपना दुख जताया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के जल्द समर्थन के लिए उनके उपचार की कामना की। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश को आज पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है, इसलिए आम लोगों को नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए दिल्ली आना जाना आसान होगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर उन पर सीधा हमला बोला है। शनिवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। केजरीवाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान विचलित करते हैं। पढ़ा लिखा आदमी नाली से गैस निकालने की बात नहीं करता है, बादल के पीछे रडार नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है। तो वहीं गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया है कि लोग पीएम मोदी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी नहीं ले सकते हैं। इससे देश चौकन्ना है। किसी का पढ़ा लिखा या अनपढ़ होना कोई गवाह नहीं है। हमारे देश में गरीबी और लोगों की स्थितियों के कारण लोग यहाँ नहीं पढ़ पाते हैं। तो वहीं कनाडा में प्रधानमंत्री ने A+B को लेकर जो कहा वो सबने देखा है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को एक ही दिन में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं। अगर वह पढ़े लिखे नहीं होंगे तो अधिकारी उनसे कहीं भी दस्तखत करा लेंगे। जैसे कि नोटबंदी हुई, GST लागू हुआ, इनसे अर्थव्यवस्था का बड़ा गर्क हुआ है। तो वहीं कृषि कानून ऐसे ही लाए गए हैं, जहां पिछले कुछ साल में 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही है और अनपढ़ देश में कैसे तरक्की करेगा। तो वहीं हाईकोर्ट के ऑर्डर पर प्रधानमंत्री के शिक्षा के बयान को लेकर उन्होंने और कहा कि अगर डिग्री है तो सही है, दिखाई जाए, वरना ये डिग्री क्यों नहीं दिखाई जा रही है। कुछ समय पहले अमित शाह ने एक डिग्री दिखाई थी। यह हो सकता है कि अहंकार में अब डिग्री नहीं दिखा रहे हों। जनता के मन में दूसरा ये सवाल है कि हो सकता है कि डिग्री फर्जी हो। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर कई आरोप लगाए और उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर हम निशाना साधा है। गुजरात हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है, क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आज़ादी होनी चाहिए। किसी का भी कम पढ़ा लिखा कोई गुनाह नहीं है, किसी का भी अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हमारे देश में इतनी गरीबी है, अपने घर की परिस्थितियों की वजह से, अपने घर की हालात की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते, जिनको पूरी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। मैंने ये जानकारी क्यों मांगी? हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की करनी चाहिए थी। आज लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, लोग बहुत तेज़ी से तरक्की चाहते हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है। वो बहुत तेज़ी से तरक्की चाहता है, रोज़गार चाहता है,
महंगाई से छुटकारा चाहता है, वो चाहता है कि भारत तेजी से तरक्की करे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं, जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। तो एक तरफ दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी की डिग्री को लेकर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल के बयानों पर पलटवार किया है। दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से जुर्माना लगाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयानों को उन्होंने आड़े हाथ लिया। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत में विपक्ष न्याय व्यवस्था की सारी सीमाएं लांघ चुका है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस लाइन में सबसे आगे खड़ी है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि दिल्ली में हुए शराब घोटाले में अकेले मनीष सिसोदिया ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें आम आदमी पार्टी के बाकी लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अरविंद केजरीवाल भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि यह विषय प्रधानमंत्री की डिग्री का ही नहीं था, यह पूरा मामला तो दिल्ली में हो रहे भ्रष्टाचार को छुपाने का था, जिससे कि जनता का ध्यान दूसरी ओर किया जा सके। लेकिन अब भ्रष्टाचार भी सामने आ चुके हैं और कोर्ट ने प्रधानमंत्री की डिग्री पर भी मोहर लगा दी है। इतना ही नहीं, सवाल उठाने के कारण अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना भी लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से फटकार भी अरविंद केजरीवाल पा चुके हैं, इस कारण केजरीवाल मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की जब बेल रिजेक्ट की है तो उसने उसमें कहा क्या है, मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं। आई एम रेफरिंग इन फ्रंट ऑफ यू। Additionally, the court noted that there were serious apprehensions of Sisodia destroying, tampering with evidence, or even influencing some prime witness in case if he was released on bail. आगे के बिंदु में कहा है, the evidence collected so far by CBI not only shows applicants' active participation in the above criminal conspiracy, but also the prima facie commission of some substantive offences of the PC Act by him. और जो अगली लाइन है वो मूल कारण है जिसके लिए वो सारा स्वांग रच रहे हैं। अगला ऑब्जर्वेशन है, सिसोदिया एंड अदर मेंबर्स ऑफ आम आदमी पार्टी are accused of manipulating an implementation of the Delhi excise policy to facilitate monopolization and cartelization of the liquor trade in Delhi. मतलब अब यह तथ्यों के साथ सामने आ रहा है कि सिर्फ श्री मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के अन्य लोग भी इस प्रकार से भ्रष्टाचार के द्वारा यह शराब नीति को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार थे। अब जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो अब भ्रष्टतम भ्रष्ट। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां दुबई जा रही फ्लाइट से पंछी टकराने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट में इमरजेंसी घोषित की गई। दिल्ली एयरपोर्ट में शनिवार को पूर्ण आपातकाल घोषित किया गया। दरअसल दुबई जाने वाली फेडेक्स एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ के तुरंत बाद ही पंछी से टकराने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने जानकारी दी, इसके तहत एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सभी को मौके पर बुला लिया गया। जानकारी के मुताबिक फेडेक्स एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के बाद एक चिड़िया से टकरा गया, इसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ऐसे में एयरपोर्ट प्रशासन ने फुल इमरजेंसी की घोषणा की जिससे कि सभी हालात से निपटा जा सके। तो वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी कि दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली फेडेक्स एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी तो 1000 फीट की ऊंचाई पर विमान से एक पक्षी टकरा गया, जिसके बाद फ्लाइट की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि बाद में विमान का पूरा निरीक्षण करने के बाद उसे दोबारा दुबई जाने के लिए रवाना कर दिया गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पटना के पुनपुन की, जहां मानसिक रूप से बीमार युवक ने 12 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी।
पटना के पुनपुन में सनसनी वारदात सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने 12 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। बता दें कि करीब 4 घंटे तक वो टावर पर चढ़ा रहा। जहां मौजूद गुस्साई भीड़ ने टावर पर चढ़े आरोपी को पत्थर मारे, जिससे वह नीचे आ गिरा। तब लोगों ने आरोपी को पीट पीट कर उसकी जान ले ली। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने पुलिस को खदेड़ दिया। तो वहीं पुलिस पर भीड़ की तरफ से पथराव किया गया। बता दें कि इस पथराव में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। इस दौरान पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक मानसिक तौर पर बीमार था। आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। तो वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति ने बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी थी। बाद में स्थानीय लोगों ने युवक को पीट पीट कर मार डाला, जिसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इस मामले में अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं पटना के सासाराम की, जहां कोहराम के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया है। बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पैदा तनाव से मचा बवाल। शुक्रवार को पहले सासाराम में पथराव हुआ और बाद में यहां पर भी आगजनी देखने को मिली। फिर नालंदा में भी लोगों ने पथराव किया और आगजनी जैसी वारदातों को अंजाम दिया। दोनों जगह पथराव के साथ फायरिंग की घटना भी हुई है। इस दौरान 5 लोगों को गोली लगी है। फिलहाल दोनों शहरों में शांति है, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। सासाराम में हिंसा का खौफ ऐसा है कि लोग अब घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बता दें कि पूरे इलाके में धारा 144 लागू है और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जहां सासाराम में भी गश्त जारी है, लेकिन डर के माहौल में लोग इस इलाके से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती पर अमित शाह का सासाराम और नवादा दौरा प्रस्तावित था, लेकिन यहां के बिगड़े हालत की वजह से उनका सासाराम दौरा रद्द कर दिया गया है। यहां अमित शाह की बड़ी जनसभा होनी थी। जहां अमित शाह के सासाराम दौरे के रद्द होने के बाद जानकारी खुद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी। तो वहीं हिंसा के चलते इलाके में 144 धारा लागू की गई है, जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम कार्यक्रम रद्द किया गया। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश में फैली इस हिंसा को लेकर साजिश की आशंका जताते हुए कहा है कि इस तरह की हिंसा बहुत दुख की बात है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही हमें पता चला कि इस और दंगा किया गया है, तो हमने इस और तेजी से काम किया। उन्होंने कहा कि इस हिंसा और आगजनी में शामिल उपद्रवियों को खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि जो भी हो, ये लग रहा है कि किसी ने कुछ गड़बड़ की है और किसी ने इसी घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दिया है। इस बारे में पता लगाया जाएगा। एक एक तरफ से करके तुरंत कंट्रोल किया, लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है, तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहां भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने कह दिया कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक। थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इधर, हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए, और बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट एक एक बात कर रहे थे, और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा। तो वो सब नहीं, कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका। ये सब ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर। तो बुलेटिन में बात नोएडा की कर लेते हैं, जहां ओयो रूम में महिला की हत्या की गई। बता दें कि मिलने आए एक युवक से विवाद के बाद युवक ने महिला की हत्या की है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक ओयो होटल में शादीशुदा महिला की हत्या की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 63 थाना क्षेत्र में स्थित ओयो होटल में महिला की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि महिला अपने प्रेमी के साथ बीती रात ओयो होटल में आई थी, जहां दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान प्रेमी ने महिला के सर पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। जहां सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस की टीम ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं पुलिस ने घटना की छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
इस दौरान नोएडा सेक्टर 63 थाना प्रभारी अमित मान ने बताया कि 31 मार्च की देर रात को पुलिस को इस बारे में सूचना मिली थी। सूचना के मुताबिक नोएडा के छुजारचो स्थित एक खोए होटल में कमरे में एक महिला की लाश बरामद हुई थी। जांच में पता चला कि महिला अपने प्रेमी के साथ ओयो होटल आई थी। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। कल दिनांक 31 मार्च को थाना सेक्टर 63 क्षेत्र अंतर्गत आरजे विलेज ओयो होटल के एक कमरे में एक 38 वर्षीय महिला की लाश मिलने के संबंध में इनके पति श्री राजेंद्र बाबू, जो कि मूल निवासी भरथना इटावा के हैं और इस समय यहीं पर चोटपुर, जो थाना सेक्टर 63 क्षेत्र में ही क्षेत्र है, वहीं पर निवास करते थे। इनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटनास्थल निरीक्षण किया गया और इसमें अब तक की जो जांच हुई है उससे यह स्पष्ट हुआ है कि इस महिला का जो एक प्रेमी सोनू कुमार है, वो भी मूल निवासी इटावा का है और यहाँ पर सेक्टर 63 में बहलोलपुर में रहता था और दोनों लोग ये मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करते थे। ये इस महिला को कल लगभग 11:30 बजे लेकर के इस होटल में आया, कमरा बुक कराया और उस होटल में ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी बीच सोनू कुमार की जो शादी तय हुई है एक लड़की से, उसका फोन उसी बीच आया। उस फोन के आने पर मृतका ने इसका विरोध किया, दोनों के बीच कहा सुनी हुई विवाद बढ़ा और सोनू कुमार ने उस कमरे के ही वॉशरूम में एक कटरनुमा हथियार से जो है उसकी हत्या कर दी, उसके गर्दन पर। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी की। बता दें कि आर.के. विश्वकर्मा यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। उत्तर प्रदेश को एक बार फिर कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक मिला है। बता दें कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी आर.के. विश्वकर्मा ने कार्यभार संभाला है। हालांकि 2 महीने बाद आर.के. विश्वकर्मा का भी रिटायरमेंट है। उनको पुलिस मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने कार्यभार का ग्रहण किया। दरअसल आर.के. विश्वकर्मा फिलहाल पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वह यूपी के जौनपुर इलाके के रहने वाले हैं, जहां आईपीएस मुकुल गोयल के बाद वह दूसरे सबसे सीनियर आईपीएस हैं। उनका रिटायरमेंट मई 2023 में होना है, जिसके लिए डीजी भर्ती बोर्ड आर.के. विश्वकर्मा को यहां प्रभार डीजीपी डॉक्टर DS चौहान की तरफ से हैंडओवर किया गया, जिसके बाद लखनऊ पहुंचकर उन्होंने मुख्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।